आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंपावत में सरस कारबेट महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। शीतकालीन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विकासनगर में खाटू श्याम धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। सीएम धामी ने महोत्सव में की शिरकत। पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं को दी बधाई। हरिद्वार में जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हुई सतर्क। आभा आईडी प्रणाली से मरीजों को मिली राहत। डिजिटल इंडिया से हो रहा है ऑनलाइन पंजीकरण। आभा आईडी प्रणाली से समय की बचत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सरस कारबेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंपावत की पावन भूमि इतिहास, आध्यात्म और संस्कृति की समृद्ध धरोहर रही है। यह महोत्सव केवल 7 दिनों का आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक गरिमा, प्राकृतिक सौंदर्य, मातृशक्ति के सामर्थ्य और युवाओं के उत्साह का उत्सव है। इस वर्ष इसे शीतकालीन कारबेट महोत्सव के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास नगर पहुंचे और खाटू श्याम धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा खाटू श्याम महिमा जो है उनकी अपरंपार है। वे आस्था का आराध्य होने के साथ साथ हारे के सहारा है, जो हरे टूटे मन को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी और टी बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मरीजों का हाल जाना और उनसे मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर एमएस डॉक्टर आरएस बिष्ट और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरुण पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मरीजों के इलाज के लिए विस्तृत जानकारी दी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और सिडकुल पुलिस ने कोर्ट परिसर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। तो वहीं जांच के दौरान न्यायालय में आने जाने वाले सभी व्यक्ति और वाहनों की गहन जांच की गई। साथ ही मेटल डिटेक्टर और तकनीकी से पूरे परिसर की छानबीन हुई। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन फिर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया। देखिए, ये जो थ्रेट आया है ये जनपद हरिद्वार में आया है। इसके अतिरिक्त और भी जगह पे इस प्रकार का थ्रेट आया है। तो इसको प्राप्त होने के बाद में जो जनपद का बीडीएस स्क्वाड है, साथ में जो एक्सप्लोजिव डॉग है हमारा, जो एक्सप्लोजिव स्मेल करता है, सर्च करता है, इसके द्वारा माननीय न्यायालय को पूरा सैनिटाइज करवाया गया है। वहाँ पे जो माननीय न्यायालय की सुरक्षा में पीएसी का कंपोनेंट लगा है उनको अलर्ट किया गया है। जो ऑलरेडी चौकी है सिडकुल थाने की उनको अलर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मेल प्राप्त हुआ है उस पर हमारी साइबर यूनिट जो है जनपद की उसमें जांच कर रही है और कि कहाँ से मेल भेजा गया, किसने भेजा है।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बजट सत्र कम से कम 21 दिनों का होना चाहिए, ताकि जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सके। इस दौरान उन्होंने यह भी मांग की कि सोमवार का दिन कार्यवाही में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बजट सत्र की न्यूनतम अवधि 21 दिन रखी जाए। 21 दिन का सत्र आहूत किया जाए और उसमें सोमवार का दिन भी सुनिश्चित हो, क्योंकि सामान्य बजट प्रस्तुत होना है। और महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण भी होना है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों के बीच हाल ही में डीजीपी दीपम सेठ ने प्रदेश भर में व्यापक सत्यापन अभियान चलाने और संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को घेरा है। गोदियाल ने कहा कि पुलिस सत्यापन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश में सक्रिय बड़े गैंगस्टर आखिर बिना जांच के कैसे कर रहे थे। उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी जो है समय रहते जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर जांच हुई तो सरकार और मुख्यमंत्री के संरक्षण में उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया गया। कि भाई सत्यापन के नाम पे पुलिस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो इतने बड़े बड़े गैंगस्टर यहाँ हैं, उनका सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनका संबंध है, तो उनकी क्यों छानबीन नहीं हुई, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई कि ये कहाँ से आए, कौन है, क्या इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक इनकी पृष्ठभूमि है। उनकी निश्चित रूप में जांच हुई होगी, लेकिन उनको सेफ पैसेज दिया गया यहाँ रहने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए, और वो सेफ पैसेज सरकार ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए स्पेशली, और उस आधार पर यहाँ की पुलिस ने उन्हें सेफ पैसेज दिए, क्योंकि मुखिया का आदेश था, मुखिया यही चाहते थे। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मौके पर जश्न की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा 7 मार्च को 4 साल का कार्यकाल मना रही है, जबकि वास्तविकता में ये 9 साल का कार्यकाल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है मैथ्स में थोड़े वीक है, इसीलिए जो 7 मार्च को 4 साल का कार्यकाल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेसिकली वो 4 साल नहीं है, वो 9 साल है। और 9 साल के कार्यकाल में आप सिर्फ जो है समय गिन करके बताएंगे कि हम 9 सालों से सत्ता में बैठे हैं, या जनता के समक्ष अपनी कोई उपलब्धियां भी बताएंगे, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पे तो आपके पास कुछ है नहीं ना, आपके पास विकास का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें आप नील बटे सन्नाटा है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि आप जनता को जो है जिस तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आप अपना कार्यकाल जो कि 9 सालों का है, उसमें क्या देंगे, क्योंकि बेरोजगार सड़कों पर हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, पूरा प्रदेश आपने क्राइम प्रदेश बना दिया है, राजधानी को आपने क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है, किसानों का बकाया मिल नहीं रहा है, उन्हें यूरिया खाद तक उपलब्ध हो नहीं पा रही है, और पलायन आपसे रोका नहीं गया। नैनीताल जनपद के बिंदु खता इलाके में स्थानीय निवासी अपनी पहचान के लिए इस क्षेत्र के राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते यहां बड़ा आंदोलन हुआ है, जिस पर लालकुआं के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र में सर्वदलीय बैठक के जरिए इस समस्या के समाधान की शुरुआत की थी, तो अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। मेरा तो संकल्प है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैंने बिंदु खत्ता का दर्द देखा है।
मैंने बिंदुखत्ता का दुख देखा है, वहां के लोगों की तकलीफों को देखा है, तो मैंने उनको नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए इस काम में मैं अपना सर्वस्व लगाकर इस काम में लगा हूं। लेकिन मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन लोगों की वजह से जो आज तमाम तरह के धरने कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, तमाम तरह का जो है समाज में जो है लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि बिंदुखत्ता टूटने वाला है, 18 तारीख को लालकुआं चलो, अगर इनकी वजह से इस प्रक्रिया को कोई बाधा पहुंची, इसमें कहीं पर कोई नुकसान हुआ, तो बिंदुखत्ता की जनता भले ही इनको माफ कर दे। अच्छा 54 है इस तरह के। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए व्यापक सत्यापन अभियान के तहत 2186 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 191 लोगों के चालान पर 19,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं 28 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की गई और 55 व्यक्तियों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 13,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस अभियान पर देहरादून के पूर्व मेयर और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार की एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय है और अवांछित व्यक्तियों की पहचान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। सत्यापन समय समय पर होता है, लेकिन उसको बहुत गहनता से किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। और आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे बात की तो मैंने कहा था एक बड़ा अभियान इसका लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग अवांछित लोग हमारे क्षेत्रों में हैं। और इसके लिए हमको जो स्टेट्स हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका जो उससे भी फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके साथ भी सामंजस्य बिठा कर काम करना। जनपद पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और योजनाओं का लाभ सीधे आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। कोटद्वार की बात करें तो बीजेपी नेता वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अभियान का फायदा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से फायदा होता ही है, क्योंकि आम जनमानस कई बार क्या होता है कि सरकारी सिस्टम में कुछ इस प्रकार की खामियां भी रहती हैं कि जो आम जनता की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारी सरकार ने ये बहुत सुंदर प्रयास किया है कि घर घर जा करके, गांव-गांव जा करके सारे अधिकारियों को एकत्रित करके वहाँ पे जो भी समस्या है वहीं को उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। राजकीय इंटर कॉलेज लोल्टी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में भूपाल राम टमटा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित भी मौजूद रहे। शिविर में पशुपालन, श्रम उद्यान, कृषि स्वास्थ्य, राजस्व सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ न मिलने पर जल जीवन मिशन में अनियमितता, थराली की जिला बनाने और मोटर मार्ग आपदाग्रस्त जैसी मांगे उठाई। आज लोल्टी न्याय पंचायत की इस जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला कार्यक्रम है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी सरकार की विगत 3-4 सालों में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों में किस प्रकार की जमीनी स्थिति क्या है उसको जानने का, और उसके अलावा और कौन से काम क्षेत्र में आवश्यक हैं, लोगों की कौन सी समस्याएं ऐसी हैं, इसको जानने का इसके माध्यम से बहुत बढ़िया इसके माध्यम से हमको मिल रही है। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं लोगों में इस बात के लिए भी उत्साह है कि कम से कम हमारी सरकार ने हमारी समस्याओं को या जो विकास के कार्य हुए हैं उनको जानने का जो ये कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से लोगों में इस बात की खुशी भी है। मैं थराली ब्लॉक में जो आपका श्रम विभाग के जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यदि श्रम विभाग जो है उसे ब्लॉक स्तर पे, आपका न्याय पंचायत स्तर पे अगर वहाँ पे जो है कैंप लगाए तो उसको जो है आम व्यक्ति को जो कि मैंने देखा कि जो ब्लॉक के लोग हैं, जो यहाँ गांव के लोग, जो थराली ब्लॉक के लोग, उनको श्रम विभाग के बारे में पता ही नहीं है। कई योजनाएं ऐसी हैं,
कई चीजें जो हैं वो आप सर्दियों के टाइम पे आपके जो है क्या बोलते हैं कंबल वगैरह आदि वितरण का कार्य होता है, 50,000 की राशि दी जाती है। तो ये इनको अभी जानकारी नहीं है। कि सभी को विदित है कि आज हमारे यहाँ पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये लोल्टी में हमारे यहाँ संचालित किया जा रहा है और वर्तमान में अभी तक लगभग 100 के आसपास हमारे पास शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है और अभी भी हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। लगभग 40 से 50 शिकायतें भी हमारे द्वारा सुनी गई हैं और इसमें जो मुख्यतः समस्याएं हैं मेनली पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान और एक समस्या कुछ समस्या राजस्व से संबंधित थी कि जो आपदा के समय पे जो है हमारे यहाँ पे पुस्ता गिर गया है या दीवार टूट गई है, घर में पानी घुस गया था तो उसका मुआवजा नहीं मिला है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूँ, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात
मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम धाम में उत्तरकाशी पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहा है आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट विस्तार पर बयान देते हुए राजपुर विधायक खजाना दास ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना या ना करना पूरी तरह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व में आपस में विचार विमर्श करके इस पर निर्णय लेते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और जब हम उत्तर प्रदेश में थे कोई इस बात। देहरादून को लंबे समय से स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार करने के लिए प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी को लेकर किए जा रहे कार्यों में ढिलाई होने के कारण अभी भी काफी काम होने बाकी हैं, जिसके चलते बीजेपी के विधायक खजाना दास का इस विषय पर कहना है कि विकास का कार्य लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है और विकास के साथ साथ नई कड़ियों को भी जुड़ने का काम होता है। मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियां और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट है। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है, और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने, और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूं। डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिला प्रशासन ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आभा आईडी प्रणाली लागू की है, जो मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। बता दें कि जनवरी माह से शुरू हुए इस व्यवस्था के तहत मरीज घर बैठे आभा आईडी ऐप से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए, आभा आईडी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके थ्रू हमारा मेडिकल जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसका पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। हमारे यहाँ ओपीडी काफ़ी ज़्यादा जाती है, गर्मियों के वक्त वो करीब 3000 तक पर डे की चली जाती है, तो भीड़ और रजिस्ट्रेशन में देरी को कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। मरीज घर से ही बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन बना सकता है।
नमस्कार, मेरा नाम है संगीता बलोला, मैं आरागढ़ से हूँ। ये जो आवा ऐप है ना, ये बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ पर मेडिकल ये लॉन्च हुआ है, जब से मैं फीस को ऐसा यूज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे मैंने घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया और मुझे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। मेरा उपचार भी जल्दी हो जाता है और बहुत सारा फायदा भी होता है इससे। यहाँ घर बैठे मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना वो किया, नंबर लगवाया और मेरे को टोकन लेके मैंने अपना दिखा दिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं